सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज सबसे पहले प्रोग्राम में सिंध की सूरत हाल की बात करेंगे। सिंध में अभी जिस तरीके से बताया गया, वज़ीर आला सिंध ने कुछ ही देर पहले एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और बताया कि तालीमी इदारे जो हैं वो अब 30 अगस्त से खुलेंगे। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि सिंध में जो भी सूरत हाल है मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, तो सिंध हुकूमत हमेशा वफाक पर इल्ज़ाम लगाती है और वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि सिंध हुकूमत काम नहीं करती है। ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन आज जो वज़ीर आला सिंध का कहना था वो ये था कि इरसा ज़्यादती कर रहा है। पानी के मामले पर उन्होंने कहा कि खरीफ की फसल के लिए 33% कम पानी दिया गया और इरसा लोगों को यहाँ पर प्यासा मारना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा वफाक को मैं झंझोड़ना चाहता हूँ, और ये तमाम तर शिकवे शिकायत उन्होंने वफाकी हुकूमत से की है। लेकिन एक दूसरा मामला भी है और वो मामला है कि सिंध के अंदर जो पार्टियाँ हैं वो भी ये समझती हैं कि जो सिंध हुकूमत है वो नाअहल है और वो काम नहीं कर रही है। अब पाक सरजमीन पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अब वो 10 मुहर्रम जो कि गुजर चुका है उसके बाद से वो सड़कों पर आएंगे और एहतजाज करेंगे। और यह एहतजाज होगा एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती के हवाले से, सिंध हुकूमत की नाअहली के हवाले से, सिंध हुकूमत जो मसाइल कराची के सिंध के हल नहीं कर रही है उसके हवाले से। साथ ही साथ मुस्तफ़ा कमाल ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि सिंध हुकूमत सिंधु देश बनाना चाहती है, अपनी जागीर समझती है सिंध को, और यहाँ पर जो सूबे में बदमाशी है वो हम नहीं होने देंगे, वो अरूज पर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस शहर से रॉ के तसल्लुत को कम किया था और कराची का अमन बहाल करने में हमारी कुर्बानियाँ शामिल हैं, और इसलिए नहीं किया था कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी राज करे और यहाँ पर उनका तसल्लुत हो। तो पाक सरजमीन पार्टी ऐसा क्या करेगी? इस एहतजाज के ज़रिए वो क्या सिंध हुकूमत को यहाँ से बेदखल करेगी? क्योंकि इससे पहले पाक सरजमीन पार्टी जब भी इलेक्शंस में हिस्सा लिया तो वो कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन इस एहतजाज के थ्रू पाक सरजमीन पार्टी किस तरीके से बताना चाहेगी और किस तरह से सिंध हुकूमत को समझती है कि काम नहीं किया जा रहा है। अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन है पाक सरजमीन पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपका। वोरा साहब, ये एहतजाज किस किस्म का होगा? कोई जलसा होगा, कोई रैली होगी या कोई धरना होगा? ये किस किस्म का एहतजाज करेंगे आप लोग? देखें, पहले तो आपने खुद ही अभी तमाम जो है ब्रैकेट में मैं कहूँगा कि बुराइयाँ कह लें वो गिनवा दी सिंध हुकूमत की, और मतलब इसमें ये एक हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे सिंध में जो है वो आप बिलखुसूस कराची की आवाम को अगर आप देखें तो पानी के हवाले से पानी का एक क़तरा ये दे नहीं सके, बिजली देते नहीं है, गैस देते नहीं है, कचरे के माहौल में शहरियों को रहना पड़ता है, तजावुज़ात की आड़ में जो है लोगों के घरों को तोड़ा जाता है, आपका सीवेज का निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया है, 13 सालों में एक बस ये दे नहीं सके, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बिल्कुल बदतर है, दुनिया के बदतरीन ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में कराची को ग्रेड किया गया है। तो कराची को आप किस हवाले से कहेंगे? और अभी आपने बताया कि ये रबी की फसल की बात कर रहे थे ये, और उसमें जो उन्होंने बताया कि इतने मिलियन एकड़ फीट जो है पानी मिलता है, तो जो भी पानी इनको मिलता है उसका 1.5% ये कराची को देते हैं। सिंध को उसके कोटे का जो पानी मिलता है, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, उसका 1.5% पानी कराची को मिलता है। गर्ज इन्होंने ये तय किया हुआ है कि कराची की आवाम को किसी तरह भी सांस नहीं लेने देना, उन्हें जो है उनके गले को जो है दबाकर उन्हें किसी तरीके से भी उन्हें जो है ना मारना है। इन्होंने तय किया हुआ है ये कि सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को जीने नहीं देना। लेकिन आप ये कह रहे हैं और हुकूमत वफाक को समझती है, पानी का मसला हो, यहाँ पर कचरा उठाने का मसला हो, नालों की सफाई का मसला हो या दीगर मामलात हो, ये तो वफाक को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं वफाक कर रहा है ये। देखें ये जो है ना कराची को इन्होंने पिंग पोंग बॉल बनाया हुआ है, वो कभी कोई इधर फेंकता है, कभी कोई इधर फेंकता है। जो है वो वफाक कहता है मैं ये कर दूंगा, वो अभी तक वो पैकेज के नाम पे 3 साल उन्होंने गुजार दिए, ये कराची से पैसा कमाते रहते हैं। कराची का जो है सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो 140 अरब रुपये जाता है, उसमें से हर साल कराची में एक ग्रीन लाइन बन सकती है। बहरहाल कराची की आवाम के साथ सिंध हुकूमत ने बिलखुसूस और वफाक ने भी जो सौतेला रवैया अपना के रखा हुआ है, कराची की आवाम इस हद तक तंग हो गई है कि आप ये देखें कि
अब जो है कराची की आवाम ने फ़ैसला किया, ये मुस्तफ़ा कमाल ने या पाक सरज़मीन पार्टी का फ़ैसला नहीं है, ये कराची की आवाम का फ़ैसला है। कराची की आवाम चाहती है कि सड़कों पर निकले। कराची की आवाम जो है उसको अपनी आने वाली नस्लों की फ़िक्र पड़ गई है। उसे ये जो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंधो देश हकीकतन 18वीं तरमीम की आड़ में इन्होंने जो है बिल्कुल वफाक से ताल्लुकात को इस तरीके से करके रख दिया है कि ये अपनी। एक सवाल ले लें, अगर कराची की आवाम आपके साथ है तो ये वोट क्यों नहीं देती है पीएसपी को? अल्हम्दुलिल्लाह अभी बल्दिया कॉलोनी के इंतखाबात में यार कराची से जीती हुई दोनों पार्टियों से ज़्यादा वोट लिए हैं मुस्तफ़ा कमाल ने, पाक सरज़मीन पार्टी ने। अभी रिसेंटली ये रमज़ानों में जो इलेक्शन हुए हैं उन इलेक्शन में हमने पीटीआई को भी हराया है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी हराया है। जो रहा सवाल 2018 के इलेक्शन का, तो उसका सबके इल्म में है कि वो जो कुछ भी हुआ उसकी डिटेल में अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। कराची की आवाम मायूस हो चुकी है, पीपल्स पार्टी से मायूस हो चुकी है, यहाँ पर हुकूमत करने वाली दूसरी जमातों से मायूस हो चुकी है। इस शहर ने 14 सीटें पीटीआई को दी, पीटीआई ने कुछ डिलीवर नहीं किया, तो कराची की आवाम के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। पिछली 4 दिहाइयों में अगर कराची में कोई काम हुआ है तो लोग सिवाय मुस्तफ़ा कमाल के और किसी अभी का बता नाम दें जरा कि इस एहतजाज से आप लोग ये महरूमियां कैसे दूर करेंगे, मसाइल कैसे दूर करेंगे? देखें, जब आवाम का समंदर सड़कों पर होगा और फिर आवाम का समंदर जो है वो फैसला करवा कर ही उठेगा कि हमारा मुकद्दर, अब जो मुकद्दर है वो आवाम ने खुद अपना बनाना है। अवाम ने खुद अपने फ्यूचर के फ़ैसले करने हैं, अवाम ने अपनी आने वाली नस्लों के फ़ैसले करने हैं। अवाम ने अब ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ना है। इन्होंने हमें ग़ुलाम समझ कर रखा हुआ है। कराची की आवाम को बिलखुसूस इन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है। कराची की आवाम जब निकलेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये ग़ुलामी की ज़ंजीरें किसी तरह से भी तोड़नी हैं। अगर ये नहीं तोड़ी तो हमारी आने वाली नस्लों का सवाल पैदा होगा, उनके मुस्तकबिल का सवाल पैदा होगा। अभी आपने बताया कोरोना के लिए, देखें बच्चों को तालीम से ख़राब करने के लिए, बच्चों के तालीमी सिस्टम को, तालीमी निज़ाम को ख़राब करने के लिए जो है ये स्कूल खुलने ही नहीं दे रहे। पूरी मतलब इनके यहाँ इनकी समझ में नहीं आता कि क्या पॉलिसीज़ हैं कि ये टाइमिंग्स जो रख देते हैं कि ये 2 दिन बंद। इन्हें चाहिए था कि आज जुमा जो है, जुमे को कारोबार खोलना चाहिए था, जो कोरोना की वजह से इन्होंने फ्राइडे और संडे बंद किया हुआ है। अभी पिछले हफ्ते में 3 छुट्टियाँ वैसे ही आ गई, उसके अलावा फ्राइडे सैटरडे तकरीबन पूरा ये हफ्ता छुट्टियों में गुजर गया। तो लोग क्या कारोबार करेंगे? लोगों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। सर इस्लामाबाद में भी 2 दिन कारोबार बंद है, 9-10 मुहर्रम की वहाँ भी छुट्टी थी। तो ये सूरत हाल कोरोना की तो पूरे मुल्क में है। कोरोना को देखते हुए इकदाम किए जा रहे हैं। देखें ये ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद में अब जो है, पहले इस्लामाबाद में नहीं लगा था कोई इस तरह की, उन्होंने पाबंदियां नहीं लगाई थी। कराची में जो पाबंदियां लगती हैं, कराची में पाबंदियां बिल्कुल पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे जो है पहले तो वो बंद ही कर देते हैं, फिर खुलने का नाम ही नहीं लेते, फिर खोदते हैं तो वो सुबह इतने बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो क्या 6 बजे के बाद जो है कोरोना चला जाएगा? कोरोना क्या टाइमिंग पूछ के आता है? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आवाम को नज़र आ रही हैं। अच्छा। आवाम का हर लिहाज से रही से ही कसर, मैंने जो बताया ना कि डेली वेजेस के लोगों का, लोगों के मुआश का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है लोगों का। ये किसी भी तरह, देखें पैसा तो इनको उतना ही मिलना है। वफाक से जो पैसा सिंध को मिलता है NFC अवार्ड के थ्रू, वो पैसा तो इनको मिलना ही मिलना है। ये तमाम चीज़ें बंद करके इनकी ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ना। इन्होंने तो अपनी जेबें जिस तरह भरनी है और भरते चले आए हैं अरबों रुपए की सूरत में, वो इन्होंने भरनी ही भरनी है। तो इनकी जात पर फर्क नहीं पड़ता, असल फर्क पड़ता है अवाम पे। अच्छा, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये बंद करें। आप कह रहे हैं अवाम का समंदर आपके साथ होगा इस एहतजाज में। ये ताजरों से भी कोई बातचीत हुई है कि ताजिर भी आपके इस एहतजाज में शरीक होंगे? प्लान क्या है आपका? कब से शुरू हो रहा है ये एहतजाज? बिल्कुल, ताजिर बरादरी हमारे साथ भरपूर तरीके से शरीक होगी। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ शरीक होंगे, मजदूर तबका हमारे साथ शरीक होगा, स्टूडेंट्स जिनके तालीम के मेयार, जिनकी तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, वो शरीक होंगे। अच्छा। हर घर से फ़र्द निकलेगा, हर घर से इंशाअल्लाह ताला आप ये देखिएगा कि हमें जिस तरीके से हमारी अभी मीटिंग्स इस पर काफ़ी हुई हैं, काफ़ी एसोसिएशन से मीटिंग हुई हैं और काफ़ी और लोगों से भी मीटिंग हुई हैं जो कि माने रखते हैं, और उन सब लोगों ने हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल होना है। और ये एहतजाज इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अब मुस्तफ़ा कमाल
पाक सरजमीन पार्टी के अलावा आवाम के पास अगर कोई ऑप्शन बचा हो तो आप बता दें। मुस्तफ़ा कमाल ने पहले डिलीवर किया है, उसे इस शहर की एक एक रग का, एक एक नस का, एक एक गली का पता है। ही नोज़ हाउ टू डिलीवर, ही हैज़ ए गुड टीम टू डिलीवर। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये वक्त आएगा, आप देखिएगा, इंशाअल्लाह शहर देखेगा, शहर पूरा हमारे साथ होगा और यही आखिरी ऑप्शन है। इसके अलावा मसला ये होता है कि जो शहरी हुकूमत होती है या ज़ाहिर किसी सूबे की हुकूमत होती है, वो कभी खुद अकेले तो नहीं चला सकती मामलात। वफाक की मदद होती है, वफाक का ताउन होता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर चलें ये कहते हैं हम कि पाक सरजमीन पार्टी वो काम कर सकती है जो पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती है, तो बगैर वो वफाक के ताउन के तो नहीं कर सकती। अगर वफाक आपके साथ ताउन नहीं करेगा तो आप यहाँ पर काम कैसे करेंगे? आपके पास फंड्स कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से लगाएंगे कि अपनी जेब से पैसा लगाएंगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि NFC अवार्ड से पैसा तो मिल रहा है ना। NFC अवार्ड से जो पैसा मिल रहा है वो पैसा जा कहाँ रहा है? उसमें कराची का पैसा कहाँ जा रहा है? अगर ईमानदार लोग होंगे तो ईमानदारी से शहर पे खर्च भी होगा। ऐसा नहीं है कि ईमानदारी से खर्च नहीं होगा, ईमानदारी से शहर पे खर्च होगा और ईमानदारी से डिलीवरेंस होगी। जब लोग डिलीवर करने की विल हो तो इस शहर को डिलीवर किया जा सकता है। तमाम चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं हो सकती, तमाम चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। आपने वफाक की बात की, जब वफाक और सूबा जो है आपस में मिलकर एक जो है पर्दे के पीछे एक एग्रीमेंट है उनका कि तुम इधर अपना चलाते रहो, हम उधर अपना चलाते रहें और आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहें, तो ये जब चलता रहेगा। आज यही हो रहा है ना। आप देखें, PDM के फेलियर की वजह जो है वो पीपल्स पार्टी का पुल करना है। पीपल्स पार्टी अगर पुल नहीं करती, PDM वुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर टुडे और शायद कुछ चेंजेस भी हो जाती। लेकिन जब बिहाइंड द कर्टेन बैकडोर पे जब ये पॉलिसी बन जाए कि भाई ठीक है तुम उधर चलाते रहो, हम इधर चलाते रहें, डिस्टर्ब ना करे कोई एक दूसरे को, तो इस पॉलिसी पे चल रहे हैं, दोनों मिले हुए हैं। ये आप कह रहे हैं कि वफाक और सिंध मिला हुआ है जबकि दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये आवाम को नज़र आ रहा है, ये आवाम को नज़र आ रहा है। आपको मैंने अभी बताया ना कि PDM के फेलियर की सबसे बड़ी वजह पीपल्स पार्टी का पुल आउट करना था। पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर है कोई ना कोई एग्रीमेंट हुए होंगे तभी तो पुल आउट किया है, तभी तो PDM की तहरीक जो है वो दम तोड़ गई है। ऐसे ही तो नहीं हुआ ना सब कुछ। ये आज जो है ये सारे जो हैं, और फिर सबका मकसद क्या है? देखें, डिलीवरेंस तो किसी का मकसद नहीं है। अब क्योंकि इलेक्शन में 2 साल रह गए, आगे बल्दियाती इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, तो अब ये जो है, अब ये पैकेजेस जिसका अनाउंस करते रहे दिखाने को, वो ग्रीन लाइन जो पिछले 5 साल पहले शुरू हो जानी थी, 3 साल पहले इस PTI की हुकूमत में शुरू हो जानी थी, ये नहीं कर सके। अब जाके जो है उसका फीता काटेंगे जो काम 5 साल पहले होना था। तो ये आवाम को दिखाने, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे कि देखें अब हम ये कर रहे हैं क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। जो काम पहले डिलीवर होने थे वो उस वक्त नहीं हुए, और इलेक्शन से पहले ये डिलीवरेंस जो है ये एक तरह से सियासी रिश्वत है। चलें, एक जानिब तो आप लोग एहतजाज करें लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से आप अपील भी करें कि वो नोटिस लें। बहुत शुक्रिया आपका। अरशद वोरा साहब, वाइस पाक सरजमीन पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना ये कि आवाम बाशऊर है और आवाम अब हमारे साथ होगी। इस एहतजाज में देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में ये PSP का एहतजाज क्या रंग लाता है और क्या वाकई आवाम इनके साथ सड़कों पर देंगे, और देंगे तो क्या तब्दीली आएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, एक और अफसोसनाक वाक़या प्रोग्राम में शामिल करें। अफसोस की बात यह है कि जब भी हम इस तरह के वाक़यात पर बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि अब ऐसा ना हो और हुकूमतें ऐसे इक़दाम करें कि इस तरह के वाक़यात होना रुक जाएँ। लेकिन अफसोस नाज़रीन कि ना वाक़यात रुक रहे हैं, सद्देबाब भी नहीं हो रहा, सज़ाएँ भी नहीं हो रही। शायद यही वजह है कि रेप केसेस ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ एक नया केस सामने आता है और आज लोधरा से एक वाक़या सामने आया। लोधरा में 10 मुहर्रम उल हराम को एक 4 साला बच्ची जो अपने वालिदैन के साथ निकली घर से और उसके बाद उसको अगवा किया गया, उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई और ये इज्तिमाई ज़्यादती साबित हो गई। ये लोधरा का वाक़या है। ये कैसे पेश आया, क्या इस पर कोई गिरफ्तारी हुई, क्या कोई FIR दर्ज करवाई गई थी या नहीं? हमारे नुमाइंदे साकिब मुश्ताक हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल लेते हैं। साकिब, ये 4 साला बच्ची पहले तो ये गायब कैसे हुई और उसके बाद कोई FIR दर्ज करवाई गई थी घर वालों की जानिब से? जी, ये अफसोसनाक वाक़या लोधरा की बस्ती शाह बहराम में उस वक्त पेश आया जब बच्ची अपने वालिद के साथ और चाचों के साथ कब्रिस्तान में दादा की फातह खाने के लिए जा रहे थे।
तो रास्ते में घात लगाए दो बच्चों ने उसको जब मौका पाकर अकेला देखा तो साथ ही जो फसल थी उसमें ले गए और अपनी तसल्ली से जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। तो 1 घंटे के बाद जब वालिदैन को एहसास हुआ कि हमारी बेटी नहीं है, शोर व अवेला करने पर इधर उधर उनके वालिदैन भागे तो करीब फसल से बच्ची की रोने की आवाजें आ रही थी। तो वो 2 दरिंदे जो थे वो, तो बच्ची को उन्होंने उठाया, 15 पे कॉल की, पुलिस गई, फोरेंसिक की टीम पहुंची, बच्ची को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। बच्ची की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में बच्ची का जो मेडिकल है वो रात तो ना हो सका डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से, जबकि डॉक्टर्स भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस की मुदाखलत पर डॉक्टर को लाया गया। उसमें ज्यादती साबित हुई। 620/21 जो है FIR दर्ज हुई और उसमें जो ऑफेंस है 376 आई और 370B वो दर्ज किए गए। और दोनों मुलजमान को आज वजीर आला पंजाब की हिदायत पर अभी 10 मिनट पहले गिरफ्तार करके और ये कहा गया है कि मुलजमान को जो है वो इंसाफ मिलेगा। लेकिन हुकूमत वक्त का जो है वो अभी तक कोई इस तरह की पॉलिसी नजर नहीं आ रही कि जो जिनसी वाकयात है वो साउथ पंजाब में खासकर उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ लिटरेसी रेट डाउन है वो बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका साकिब। इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि चाहे वो ख़वातीन पर तशद्दुद हो या उनके साथ रेप हो, जिनसी हरासगी के वाक़यात हों, ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो रिपोर्ट भी हो रहे हैं और रिपोर्ट होने के साथ साथ उनमें नोटिस भी लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन टीमें भी तश्कील दी जाती हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा नुक्स है, झोल है, जिसकी वजह से वाक़यात ना रुक रहे हैं, ना ये दरिंदे सहम रहे हैं, ना इनको कोई खौफ हो रहा है। क्योंकि हमने देखा कि अब मीनार पाकिस्तान पर जो वाक़या हुआ उसके बाद जो वाक़यात तसलसल के साथ जारी हैं, ये कहीं भी हम देख रहे हैं कि इनमें कोई ऐसी गिरफ्तारी के बाद सज़ाएँ देने का अमल जो है वो उस तरीके से नहीं हो रहा। शायद यही एक वजह है कि जो लोग हैं उनमें खौफ पैदा नहीं हो रहा है। अभी आज की जो अपडेट है मीनार पाकिस्तान वाक़े की वो ये है कि जो खातून है उनका मेडिकल जो है वो कर लिया गया है, बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है और कई अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है। साथ ही साथ IG पंजाब ने अफसरान को हटाने के बाद नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। अब नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है और लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ख़वातीन पर तशद्दुद हो रहा है उसके ख़िलाफ़ जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की वो ताउन नहीं कर रही है और वो एक रुकावट बनी हुई है। लेकिन ज़ाहिर है ये एक सूरत हाल है, इसको सूरत हाल का सद्देबाब करना बहुत ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, जो मीनार पाकिस्तान वाक़या है, जो अफसरान को हटाया गया है, उसके बाद तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है अब तक? रहमान रहीम, देखें इन्वेस्टिगेशन तो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। पंजाब पुलिस ने और सिविल और मिलिट्री एजेंसी ने मिलकर जो है वो ग्रेटर इकबाल पार्क के केस में जदीद साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को नादरा को लूप में लेकर और उनकी तमाम जो टैक्टिक्स हैं उनको बुरे कार ला के तकरीबन 20 से ज़ायद शैतानों को जो है वो गिरफ्तार भी किया है और उनके ज़रिए से मज़ीद आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों के अंदर आपको नज़र आएंगी। और पुलिस की तरफ से जो नेगलिजेंस हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और ख़ुसूसन वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने इस पूरे इशू पे पर्सनली ज़ाती तौर पे जो है वो लुक आफ्टर किया है। और आज एक हाई लेवल की मीटिंग के अंदर जो सारी सबमिशंस आई, इनपुट्स आई, उसकी रोशनी में DIG ऑपरेशन को तब्दील किया गया, SSP ऑपरेशन को जना मुअत्तल किया गया, एडिशनल SP को जो है वो मुअत्तल किया गया, DSP ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया और जो मुतलका SHO था लारी अड्डा थाने का उसको भी जो है वो सस्पेंड किया गया। और उसके अलावा PHA जिसके अंडर जनाब ग्रेटर इकबाल पार्क की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन आती थी, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को और उसके डायरेक्टर को जो है वो सस्पेंड किया गया कि आपके जो अंदर CCTV कैमरास थे वो प्रॉपर तरीके से काम क्यों नहीं कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने, रियासत ने प्रॉपर तरीके से अपना हक और अपना किरदार अदा करते हुए इसको तकरीबन मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचा दिया इस केस को। अच्छा, लेकिन आज ही एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ, लोधरा में एक 4 साल बच्चे के साथ ज्यादती की गई है, उस हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? जो भी होगा, देखिए बात यह है कि क्राइम्स के हवाले से और क्राइम्स फिर ये जो शैतानियत और इब्लिसियत के ऊपर मबनी बच्चियों ख़वातीन के साथ
जुल्म, ज्यादती, इस्तेहसाल, जीरो टॉलरेंस है हमारी हुकूमत में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब 1% भी इस पे ऊपर, ये इंसानी तकाजा है और मैं ये समझता हूँ कि एक मजहबी इंसानी अखलाकी तकाजा है कि इस पे जीरो टॉलरेंस दिखाई जाए। मिर्जा उस्मान का केस आपके सामने है, ज़ैद जाफर का केस आपके सामने है, अभी इस केस में भी आपने देख लिया। फिर जो गुजरपुरा थाने का जो मोटरवे से सियालकोट लाहौर मोटरवे का हुआ था, उसमें भी किस तरीके से हमने अपनी परफॉर्मेंस दी थी वो आपके सामने है। तो अगर ये लोधरा वाले केस के अंदर भी अगर ये जो आप बता रही हैं तो उसकी भी जो कल्प्रेट है वो बचेगा नहीं इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, वाकई इसका होना चाहिए और बहुत ही स्पीडी इस पर होना चाहिए मामलात, ना सिर्फ गिरफ्तारियाँ हों बल्कि कैफरे किरदार तक लोगों को पहुँचाया जाए। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए फयाज साहब, आपको टास्क सौंपा गया है तरीन ग्रुप से रब्ते का, तो उसकी क्या सूरत हाल है? आपके किन किन से रब्ते हुए हैं, बातचीत हुई है? देखिए, बात यह है कि तरीन ग्रुप नहीं है, वो पीटीआई का ग्रुप ही है। सारों का पीटीआई से ताल्लुक है, पीटीआई से सिंसियर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी वो सिंसियर है। तो बाकी राब्ते वगैरह मेरे हो रहे हैं, सारों से हो रहे हैं जनाब, और इंशाल्लाह सारे के सारे जो है वो पीटीआई के टिकट से मुंतखब हो, इंशाल्लाह डिसिप्लिन के साथ दोबारा अच्छे तरीके से जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को अदा करेंगे और पार्टी और हुकूमत के लिए अपना अपना किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमा हुकूमत फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे इस तमाम तर सूरत हाल पर। और मेरा तो यही मानना है कि अगर मुल्क में इस तरह के वाक़यात को रोकना है तो स्पीडी जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी लोगों को सज़ाएँ दी जाएंगी और जितनी जल्दी लोग कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे तो ही माशरे में खौफ पैदा किया जा सकता है। सख्त से सख्त सज़ाएँ, और जो बिल पास कराए गए हैं, चाहे वो ज़ैनब एक्ट बिल हो या फिर एक दूसरा बिल जो कि नामर्द बनाने के हवाले से, जिस तरीके से इन बिलों पर अमल दरामद किया जाएगा, ये बिल नाफिजुल अमल होंगे और स्पीडी ट्रायल होगा, स्पीडी जस्टिस होगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा, तभी जाके मुझे ऐसा लगता है कि जुल्म को, इस तरह के वाक़यात को रोका जा सकता है। और चाहे ये जुल्म कहीं भी हो पूरे मुल्क में, चाहिए अदालतों को भी कि तेज़ से तेज़ सज़ाएँ दो लोगों को, फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और ज़मानत ना हो इस पर किसी की, ताकि लोगों को ये पता चले कि इसका खौफ लोगों के दिलों में हो कि अगर हम कोई इस तरह घिनौना अमल करेंगे, कोई राह चलती लड़की को छेड़ेंगे या किसी के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत करेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, हम बच नहीं पाएंगे। तो ये एक सूरत हाल होनी चाहिए, कतई इसके कि हम इस पर बहस करें कि वो लड़की क्यों गई थी, क्यों निकली थी, ये वाक़या यूँ हुआ या यूँ नहीं हुआ, या विक्टिम ब्लेमिंग करें। इस बात से कतई नज़र जो भी सूरत हाल हो, सज़ाएँ देना बहुत ज़रूरी है, लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। एक ब्रेक हम लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम के हिस्से में अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर बात करेंगे और तर्जुमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा है कि ज़ाहिर जो भी अफगानिस्तान में इक़्तिदार का कला है उसके लिए सबसे पहले एक जामे हुकूमत की जो क़याम है उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि ज़ाहिर एक जामे हुकूमत आए और उसके लिए कोई आइन नहीं तो एक नया आइन भी इसके लिए जो है वो तैयार करके मंजूर कराया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम चीन के ताउन का खैर मकदम करते हैं। अफगानिस्तान में अफगानों पर मुश्तमिल एक नई जामे हुकूमत के लिए जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए बातचीत का अमल जारी है, और इसमें तमाम जो अफगान हैं वो ज़ेर गौर हैं और जो अफगान शख्सियत हैं उनके नाम भी ज़ेर गौर हैं। अब ज़ाहिर है जो सूरत हाल बनेगी कुछ दिनों में, जो डेवलप होगी, उसका असर दीगर ममालिक पर पड़ेगा और पाकिस्तान पर भी इसका असर पड़ेगा। सूरत हाल जिस तरीके से अनफोल्ड हो रही है, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी किस तरह तरतीब देने की ज़रूरत है और ख़ुद अफगानिस्तान में सूरत हाल क्या बनती हुई नज़र आ रही है, इस पर हमारे मेहमान हमारे साथ जमील अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक़ सफ़ीर हैं, और नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ अभी कुछ ही देर में मौजूद होंगे। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, अफगान तालिबान का बदलता रवैया किस बात के गम्माज़ नज़र आता है, उसका पाकिस्तान पर किस तरह से असर पड़ेगा? जी, पहले तो बात यह है कि उनका किस तरह रवैया नज़र आता है, ये बदला हुआ रवैया नज़र आता है। दरअसल अगर इसको मवाजना किया जाए 1996 के
तालिबान से। तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि 20 साल में तालिबान ने दुनिया देखी है। ये आप जो उनके हर एक के हाथ में सोशल मीडिया और ये स्मार्टफोन है, इसने उनको ट्रेंड कर दिया। और दूसरी बात यह है कि दोहा के अगर आप एग्रीमेंट को देखें 29 फरवरी 2020 के, उससे लेके अब तक तालिबान ने जो भी इंटरनेशनल कानून है और जो भी दोहा में एग्रीमेंट किया, दरअसल दोहा का एग्रीमेंट जो है वो भी एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, लीगल इंस्ट्रूमेंट बन गया जब उसको अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने रेटिफाई किया और अक़वाम मुत्तहिदा की रजिस्ट्री में वो जमा हो गया। उसके बाद इसकी भी अहमियत तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल कानून है, चाहे उसमें UN का चार्टर हो या जो एग्रीमेंट्स हैं या कन्वेंशंस हैं, उन तमाम की पासदारी करते नजर आ रहे हैं तालिबान। एक तो ये उसमें फर्क नजर आ रहा है। दूसरा ये इसी वजह से तालिबान के आप देखें जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह साहब, उन्होंने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें दुनिया उसकी पकड़ कर सके कि तालिबान ये इंटरनेशनल कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब दुनिया के पास क्रिटिसिज्म एक रह गया है और वो क्रिटिसिज्म ये रह गया है कि जो ये बात कर रहे हैं, देखते ये है कि इस पर ये अमल करते हैं या नहीं करते हैं। अब सिर्फ एक ही वसवसा है और मैं समझता हूँ कि ये वसवसा तो हमने जहाज के उन बाजुओं के साथ लटके हुए लोग, गिरते हुए लोग, टायरों में फंसे हुए लोग हमने देख लिए कि वसवसा है, लेकिन ये वसवसा एक बहुत कलील आबादी के उसमें जहनों में घूम रहा है। और वो कौन सी आबादी है? ये वो आबादी है अफगानिस्तान की जिन्होंने एलाइड फोर्सेस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल NGOs के साथ मिलकर काम किया है। वो समझते हैं कि उन्हें शायद निशाने पे रखा जाए। लेकिन खूबसूरती की बात देखें कि तालिबान वो जो डिफेंस के लोग हैं, सिक्योरिटी और डिफेंस के लोग, उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, पायलट्स को कांटेक्ट कर रहे हैं पिछली गवर्नमेंट के। वो कह रहे हैं कि आप बेशक हमारे साथ शामिल हो, और खास तौर पर वो सोल्जर्स, वो ऑफिसर्स जिन्होंने बैरून मुल्क ट्रेनिंग की हुई है, जिनको भेजा गया था पिछली हुकूमत में और यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो वो इस वक्त आप देखें बदले हुए उनके तेवर और तगय्युर कैसे है कि वो उन लोगों को भी जिन्होंने उन पर बम्बार्डमेंट की और जिन्होंने उन पर गोलियां बरसाई, उनको भी। लेकिन मुझे यकीन है कि तालिबान जब दूसरी तरह से लेती है UN, आपने UN की बात की तो UN नेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि वो जो ढूंढा जा रहा है नेटो के लोगों को, और ज़ाहिर जो साबका अफगान हुकूमत के लिए जो काम करते थे अफराद, उनकी तलाश की जा रही है क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं अफगान तालिबान। की रिपोर्ट यकीन आपने ही पढ़ी होगी और इसीलिए उनकी तलाशी मुहिम तेज़ कर दी गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस वक्त जो एंगेजमेंट है तालिबान की पूरी दुनिया के साथ और ख़ास तौर पर कलीदी ममालिक के साथ, और जो दुनिया को उन्होंने गारंटीज दी हुई है, देखिए जो हमें पता है दोहा एग्रीमेंट के बारे में, वो तो हमें 10-15% भी पूरा नहीं मालूम है। जो पसे पर्दा अब तक बात चल रही है, अब तक जो बात चल रही है पसे पर्दा, वो असल चीज है जिसका कि हम अंदाजा लगा सकते हैं। और उसका अंदाजा क्या है? इस वक्त 6,500 फौज काबुल एयरपोर्ट पर तैनात है अमेरिका की, और तालिबान चारों तरफ मौजूद हैं। अगर तालिबान को कुछ करना ही होता तो वो यकीनन 6,500 सारों को या कैदी बना लेते या मार देते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पसे पर्दा बहुत सारी चीजें तालिबान चला रहे हैं और महसूस ये होता है कि ये अगर उन्हें जरूरत नहीं है तालिबान के पास। आपके सवाल और टेक्निकल जवाब दे देता हूँ कि जो डिवाइसेस हैं उनकी फिंगरप्रिंट्स और रेटिना रिकग्निशन की डिवाइसेस जो हाथ आ गई हैं तालिबान के, जो एलाइड फोर्सेस के साथ जितने भी अफगान काम कर रहे थे, उनका डेटा बैंक उनके पास आ गया है। उन्हें घरों पर जाने की जरूरत नहीं है, हर एक की तस्वीर और हर एक की फिंगरप्रिंट्स उनके पास है। राइट जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेफ्टिनेंट जनरल लोधी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। लोधी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अफगानिस्तान में जो सूरत-ए-हाल अनफोल्ड हो रही है, ये कहा जा रहा है कि अब वो तालिबान नहीं है जो 20 साल पहले थे। तालिबान का रवैया तब्दील हो चुका है। अब वो कुछ वादे भी उन्होंने किए हैं अफगानियों से, लेकिन अमेरिका के खदशात अभी भी हैं। और जो अफ़गान मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, एक खुफिया रिपोर्ट, वो ये कहती है कि वहाँ पर जो नेटो फोर्सेस के लोग थे और जो अफगान हुकूमत के लिए एहलकार काम कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का इरादा रखती है अफगान तालिबान, और उनको ढूंढा भी जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसी वसवसों और इन खदशात के तहत क्या अमेरिका अभी भी इस पोजीशन में है कि कोई कार्रवाई
कर सकता है या फिर सिर्फ बातें की जाएंगी अमेरिका की जानिब से? देखिए जी, दुश्मनों का तो काम ही ये है कि वसवसे पैदा करना, इंतशार पैदा करना। कौन है नंबर 1 दुश्मन तालिबान का आपके ख्याल में दुनिया में? अमेरिका, यूके और नेटो फोर्सेस। और किन लोगों का असर रसूख है यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। सही बात। तो बात यह है कि तालिबान चाहे मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उल्टा भी लटक जाएं और जो भी साबित करने की कोशिश करें अपने आप को, ये कुछ लोग, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कभी नहीं मानेंगे और वो बल्कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने देखा कि कुछ लोग खड़े हो गए और फिर गोली चलानी पड़ी, कुछ लोगों ने एक हंगामा किया, दूसरा हंगामा किया। ये तो बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे बड़ी चीज़ें होने के इम्कान भी। अब एक मुख्तसर छोटी सी बात आपको बताता हूँ। बहुत इस बात को उछाला जा रहा है कि जी मुठभेड़ हुई तालिबान की किसी प्रोविंस में और इतने लोग मारे गए, 3 मारे गए, 10 मारे गए, जितने भी मारे गए। कभी एक भी किसी चैनल ने बात की है कि वो अमरीकी जहाज जिसके साथ 20 लोग लटके हुए थे, जिनका मारे जाना बिल्कुल पक्का था कि अगर ये जहाज टेक ऑफ कर गया तो ये सब के सब मारे जाएंगे, उस जहाज को रोका नहीं इन्होंने इंसानी जान की खातिर। और किसी ने अब बात की है कि 20 लोग मार दिए कोल्ड ब्लडेड, जबकि वो जहाज रोका जा सकता था, वो लोग उतारे जा सकते थे और फिर जहाज टेक ऑफ कर सकता था। इनको तो अफगानों की जान की कतन फिक्र नहीं है। और ये अब लेकिन ये बात ये है मेरी बहन के अफगान तालिबान ये सारी टैक्टिक्स अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने ये जो सब कुछ करके दिखाया, ये आखिर किसी समझदारी का सबूत दिया तो ये हुआ है। सही। मैं इनका हामी नहीं हूँ, कुछ लोग समझते हैं, मैं सिर्फ जमीनी हकायक की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जमीन पे हो क्या रहा है। अच्छा, ये जो लोग दिखाया जा रहा है, सारा मीडिया लगा हुआ वेस्टर्न मीडिया का, ये देखें लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं वहां से और उनसे तंग है। आप मुझे ये बताइए, किसी भी गरीब मुल्क में, चले दरमियान में भारत में आप कर लें कि अगर ऐलान आज कर दिया जाए कि बगैर वीजे के मुफ्त फ्लाइट है, कौन कौन जाना चाहता है अमेरिका और कौन कौन जाना चाहता है यूके, वहां पर ऐसा हजूम जमा होगा किसी से कंट्रोल में नहीं होगा। क्या ये बात, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल। तो बात ये है, तो आप बगैर वीजे के लोगों को मुफ्त अगर देंगे फ्लाइट, तो किसी भी मुल्क में, किसी भी गरीब मुल्क की मैं बात करूं, लोग जोक दर जोक वहां पर जाएंगे। सही। और ये लोग अपने जो बाहर जा रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं कि चलो आज अमेरिका जाने की अपॉर्चुनिटी होगी है, यूरोप में जाने की अपॉर्चुनिटी होगी है। ये सारे वो काले बादल हैं जो छट जाएंगे, जैसे जो मुझे लग रहा है। अफगान तालिबान बड़ी कोशिश कर रहे हैं, सबसे मुश्किल मरहले में अफगान तालिबान है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई आसान काम नहीं है। आपको पता है वहाँ पर कितनी एथनिक ग्रुप्स हैं और सबको खुश करना, उसके अलावा पंजशेर से जो खबरें आ रही हैं वो भी आपको मालूम है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये तो होना था, मुखालफिन ने तो मुखालफत करनी है और मीडिया उनका सबसे पावरफुल हथियार है, तो उसको वो लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें मेरे ख्याल कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं हमेशा से पहले भी कहता रहा हूँ, अफगानिस्तान को आज़ादी मिली है, वहाँ पर खुशहाली आने वाली है। चले, अगर अफगानिस्तान को वाकई आज़ादी मिली और वहाँ खुशहाली आने वाली है, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए अगर यह बात करते हैं, तो सर अफगानिस्तान की सूरत हाल का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान को इस तमाम तर चीज़ों को अपनी पॉलिसी कैसे मुरतब करनी चाहिए? जी देखें, तीन असरात का जिक्र हो रहा था लगातार। नंबर 1 ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमला करेगी, उनके हमलों में इजाफा हो जाएगा। नंबर 2 ये कि अफगान मुहाजिरीन बहुत सारे आ जाएंगे और नंबर 3 ये कि यहाँ के जो इंतहा पसंद हैं वो भी उनसे इंस्पायर होकर यहाँ पर इसी किस्म की कार्रवाई शुरू करेंगे। तीनों का मैं आपको जवाब देता हूँ। एक भी अफगान पनाह-उज़ीन अभी तक नहीं आया। लोगों ने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं पाकिस्तान के बहुत से। वो वैसे भी लोग, अगर आप चॉइस दें कि भी तुमने अफगानिस्तान में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, तो दोनों मुल्क में इतना फ़र्क है कि लोग इधर आना चाहेंगे। तो वीज़ों की एप्लीकेशन तो कोई इंडिकेशन नहीं है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर आना चाहते हैं। अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कमज़ोर होती जा रही है। अफगान तालिबान ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि जी हम अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, बल्कि ये खबरें भी मिली हैं कि उन्होंने उनको पनाहगज़ीन का दर्जा देकर उनसे हथियार ले लिए और उन्होंने ऐलान किया कि हम सब हथियार आपसे ले लेंगे। और बाकी देखें, जब सारी बाकी दुनिया को उन्होंने ये बावर कराया कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो पाकिस्तान तो नेबर है, तो साफ ज़रा इधर भी नहीं होने देंगे। हाँ, जो तीसरी बात है कि जो इंतहा पसंद है वो शायद उनसे इंस्पायर होकर इस किस्म की बात करे, तो हमारी फ़ौज अफगान फ़ौज तो नहीं है। अगर कोई किसी ने बज़ोर बाजू
पाकिस्तान के ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसका तो कोई इम्कान नहीं है। हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से ये कहे कि जी हम इस किस्म का निज़ाम लाएंगे जो वो अफगान तालिबान लाए, तो वो तो अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो वो निज़ाम लाया ही नहीं है, अभी तो निज़ाम हमने देखा ही नहीं है। तो अलबत्ता एक बात मैं जरूर कहूंगा आपके तौसत से अपनी लीडरशिप को, मेहरबानी करके अपनी जमहूरियत को पकड़ें, जमहूरियत को चमकाएं, लोगों को इंसाफ दें, लोगों को जो ना तहफ़्फ़ुज़ दें, वरना ये दूर नहीं है बात, 2-3 साल के बाद हो सकता है यहाँ लोग उठ खड़े हों इसी तरीके से कहें कि हमें इंसाफ वैसा चाहिए जैसा कि अफगानिस्तान में हो रहा है। जल्दी कीजिए, टाइम बहुत कम है। ज़बरदस्त, वाकई ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन ये सब तमाम तर चीज़ें आने वाला वक्त बताएगा। आपका पॉइंट आया जमील साहब, आपके ख्याल में जो कुछ सूरत हाल है और जिस तरह के अफगान तालिबान वादे कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो वादा है वो ये कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क को कि में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, क्या आपको लगता है कि ये वादा वफा होगा? और दूसरी बात, पाकिस्तान अपनी पॉलिसी किस तरह की मुरतब दे, पाकिस्तान पर ज़ाहिर बराह रास्त असरात पड़ते हैं, तो वो सूरत हाल देखते हुए कैसे मुरतब देनी चाहिए पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी? पाकिस्तान में देखें जिस अंदाज में अपने दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, उसमें अफवाज पाकिस्तान का एक बहुत कलीदी किरदार रहा। अब मैं आपको बताऊं कि नेशनल एक्शन प्लान में 20 पॉइंट थे, जिसमें से तकरीबन 3 या 4 पॉइंट्स पर जो कि अफवाज पाकिस्तान के जिम्मे था उन्होंने कर दिया, दहशतगर्दी खत्म हो गई। लेकिन दहशतगर्दी खत्म करने के लिए वो 20 पॉइंट बड़े बेहतरीन पॉइंट्स थे, उस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, यानी बाकी जो स्टेक होल्डर्स और बाकी जो इदारे हैं उन्होंने नहीं किया। तो इस वक्त भी अफगानिस्तान से जो हमें खदशात हैं, हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते। जो जनरल लोधी साहब फरमा रहे थे, वो तमाम खदशात अब भी मौजूद हैं। कैसे कि टीटीपी ठीक है, अभी उन्होंने कोई अटैक नहीं किया, लेकिन टीटीपी ने अपने गवर्नर्स को मुकर्रर कर दिए। टीटीपी अपने जोर तो दिखाना शुरू करेगी। टीटीपी को अभी तक तालिबान ने मना तो नहीं किया। टीटीपी के 3 कैदियों को जो हमें जरूरत जिनकी थी, उन्हें काबुल जेल से रहा किया, तो हमारे हवाले तो नहीं किया। तो और उसके अलावा टीटीपी में जो जमातुल अहरार और उन एक और जमात की जो अभी जम किया है आपस में, वो कोई हलवा खाने के लिए तो नहीं किया है। तो इसमें और तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में यकीनन लोग नरम गोशा रखते हैं। नरम गोशा सियासी तौर पर तो बहुत सारे लोग रखते हैं, एक कसीर आबादी रखती है दुनिया में भी तालिबान के लिए, क्योंकि तालिबान एक नेशनल है, एक कौम है, और उन्होंने अपने हक के लिए जंग लड़ी है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक भी सही होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका क्योंकि एक बहुत ताकतवर मुल्क है, तो वो उसको सही साबित नहीं होने दे रहा है, जैसे कश्मीरियों के मामलात में। खैर एनीवे, वो दूसरा टॉपिक हो जाता है। आपका जो सवाल है उसका, पाकिस्तान को 6 मकामात पर अपनी तैयारी पाकिस्तान की कुछ है, और कुछ मजीद उस 20 पॉइंट के हवाले से करनी चाहिए, जिसमें वायलेंस अगर होता है, क्योंकि अफगानिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है वो थोड़ी डाइसी सिचुएशन है, बदलते हुए, क्योंकि स्पॉयलर्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं, और इस वक्त अब जो पैसे खर्च करेगा, इंडिया को बड़ी अपनी मुंह की खानी पड़ी है, बड़ी तज़हीक हुई है इंडिया की अपने टेलीविजन पे और दुनिया में, इसी तरह अमेरिका की भी हुई है। तो क्या हम समझें कि वो चुप रहो के बैठ जाएंगे? वो अपने पैसे खर्च नहीं करेंगे, उनका कोई एजेंट उधर नहीं होगा? ऐसा नहीं है। वो अपने स्पॉयलर के किरदार को पसे पर्दा करते रहेंगे। क्या उन्होंने चाइना को प्लेट में ले जाके अफगानिस्तान को देना था कि आए आप ले लें हमसे, क्योंकि आप दुनिया की अजीम कुव्वत बनने जा रहे हैं चाइनीज, इसलिए आप ये ले लें और यहाँ भी अपना बेल्ट एंड रोड और सीपैक और बाकी प्रोजेक्ट कर लें? तो ऐसा नहीं है। अमेरिका अनाउंस कर चुका है कि चाइना को हम कंटेन करेंगे, उसके लिए अमेरिका ने अपने एलाइज को मिला लिया है। लिहाजा इन चैलेंजेस में से हमारे पास दूसरी क्या है? टेररिज्म के चैलेंजेस, जिसको हमने खत्म किया है, लेकिन क्योंकि बाकी 17 पॉइंट्स पर हमने काम नहीं किया, लिहाजा हमारे पास अभी भी उसके खासियात हैं। फिर ग्लोबल आइसोलेशन पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश की गई, हम कामयाब रहे, अभी तक नहीं हुए, लेकिन FATF आ रहा है, IMF से हमारा मामला चल रहा है, वर्ल्ड बैंक से चल रहा है, 43 ट्रिलियन रुपए का हमारे ऊपर कर्जा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो वो कोशिश की जाएगी, कोई हमारे लिए वो बड़ा नरमगोशा तो नहीं रखती। और फिर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन जो मुल्क में या पॉलिटिकल एक अफरा तफरी है, उस पर काबू करना पड़ेगा हुकूमत को, क्योंकि जब तक उस पर काबू नहीं करना पड़ेगा अपने सियासी अंदाज से, उस वक्त तक एक जो है फॉल्ट लाइन
मुल्क में जो भी रहेगी थोड़ी बहुत वो फॉल्ट लाइन एक्सप्लॉइट हो सकती है, लिहाजा पाकिस्तान को उन पर तैयारी करनी चाहिए और अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में अफगानिस्तान के हवाले से बताना चाहिए, जो आजकल वो कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं वो, कि हम जो है बिल्कुल अफगान गवर्नमेंट के हवाले से हैं, ऑल इंक्लूसिव। जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो बातें हुई वही पाकिस्तान कर रहा है, वही ज़बीउल्लाह कर रहा है, वही तमाम चीजें हो रही हैं, हमें उसी पर काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। नईम खालिद लोधी साहब, दो सवाल है मेरे आपसे। पहला तो यही कि जो वादे किए हैं अफगान तालिबान ने, खुदा ना खास्ता अगर उन पर अमल नहीं किया जाता, खुदा ना खास्ता अगर आगे सूरत हाल ख़राब होती है तो दुनिया का रद्द अमल क्या होगा? दूसरा ये कि ज़ाहिर पाकिस्तान की पॉलिसी हर तरीके से देखनी होगी कि पाकिस्तान को कैसी करनी है, कि पाकिस्तान ने 20 साल जंग में बहुत कुछ भुगत चुका है। अभी ये जो हम अफगान पनाह गज़ीनों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे हैं जो कि अभी भी तैयार हैं आने के लिए मुल्क में, जिसकी आपने ये बात की, चमन में रश लगा हुआ है। क्या पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी इस मामले में क्या कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है या फिर माजी से सबक सीखने की ज़रूरत है? ये माजी से तो सबक हर हालत में सीखना चाहिए, ये तो बात बिल्कुल अलग है। अब पहली बात ये कि अफगान तालिबान अपना वादा पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तक जो मैंने देखा है, एक सुपर पावर ने अपना वादा पूरा नहीं किया एग्रीमेंट पे साइन करने के बावजूद, टाइमलाइन के लिहाज से। वो कहते थे हम मई में चले जाएंगे, फिर अगस्त में जाएंगे, अभी पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन उन्होंने किसी वादे की खिलाफवर्जी अभी तक नहीं की, मेरे इल्म में नहीं है। जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था उसके मुताबिक बिल्कुल एक एक शिक्के पर वादा पूरा किया है। तो यही चीज़ होती है ना, जब हम आपस में डील करते हैं तो यही होता है ना। मैं जमील साहब के साथ अगर मैं 10 साल रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये वादा पूरा करते हैं, और वो अनवर साहब जो है वो वादा पूरा नहीं करते। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई धोखा, सबसे बड़ा धोखाबाज है दुनिया में तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसने अपने हर दोस्त को भी धोखा दिया है, और जो बात कही है वो किया कुछ और है, कहा कुछ और है। और अभी तक वो कि ठीक है, इनके बड़ी शॉर्ट लाइफ है, जब ये हमारे सामने आए हैं इन्होंने अपनी बात का पास रखा है, और फिर और बातों का पास भी रखा है। जब इन्होंने कहा कि हम सबको माफ़ करते हैं तो उसके बाद इन्होंने कोई कत्ल गारतगरी नहीं की। जब इन्होंने कहा हम ख्वातीन अपने काम करें तो ख्वातीन काम कर रही हैं। जब इन्होंने कहा जी बच्चियाँ स्कूल जा सकती हैं तो बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं। तो जब उन्होंने इतने वादे पूरे किए हैं तो कोई वजह नहीं है मेरे पास कि मैं कहूँ कि जी ये वादा पूरा नहीं करेंगे। बहरहाल अगर पूरा नहीं करेंगे तो फिर भुगतेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की आप बात करें, देखें पाकिस्तान ने साफ क्लियर कर दिया कि इस दफ़ा हम अगर पनाह गुज़ीर आए भी, वैसे तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? अगर वहाँ पर हालात अच्छे हो गए तो उधर रहेंगे। दूसरा एक बात और भी आपको बताऊँ कि अफगान तालिबान ने तमाम आने जाने के रास्तों के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है। वो चाहेंगे तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो लोग जाना चाहते हैं हम उनको जाने देंगे, हो सकता है कि आ भी जाएं। अगर आएंगे तो उस वजह से आएंगे जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हर गरीब मुल्क से अच्छे मुल्क में हर कोई जाने की जाहिर है ये तो ख्वाहिश होती है, और हम भी यही दुआ करते हैं कि अफगानिस्तान में हालात ऐसे ना हो कि उनको इधर उधर कहीं जाना पड़े और वो जाएं। बहुत नईम खालिद लोधी साहब, जमील अहमद खान साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब पीर को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।